मतलब कल हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र व ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये एटीपी बन के आई थी किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में, H+ आयन के रूप में आई थी। जब भी मान लो हमने NADH+ का प्रोडक्शन किया या हमने FAD का प्रोडक्शन किया या हमने किसी का भी प्रोडक्शन किया तो ये H+ आयन, इन H+ आयन को रिसेप्ट कौन करता है, इन आयन को ग्रहण कौन करता है। तो आज हम देखने वाले हैं ETS, इसका पूर्ण नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ओके, तो ये चालू करते हैं। तो हमने देखा है इलेक्ट्रॉन ETS था जो ये क्या है, एक अपचयन की प्रक्रिया है। अपचयन क्या कहता है? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिडक्शन ये कहता है किसी भी चीज़ में, किसी भी मॉलिक्यूल के टूटने से H+ आयन को ग्रहण करने वाला, H+ आयन को ग्रहण करने वाला है, टूटने वाला, ठीक है ना। ओके, और जो H+ आयन त्यागता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ETS क्या है? एक अपचय प्रक्रिया है जिससे क्या होती है? जिससे ऊर्जा की मुक्ति होती है। क्या होती है? ऊर्जा की मुक्ति होती है, ठीक है ना। अब ये ऊर्जा है किसके रूप में? NADH तथा FADH के अणुओं के रूप में मुक्त होती है, ठीक है ना। अब इनमें से भी जो H+ आयन है, आयनों को ग्रहण करके ऊर्जा को मुक्त करना ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ये तो हो गया ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण, क्योंकि H+ आयन थे जो ग्रहण कर लिए किसने? फॉस्फेट के रूप में या ATP के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसमें जो H+ आयन है ये एक H+ आयन अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ साथ प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करते हुए पाए जाते हैं, गति करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करते हुए पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है ना। अब बात की जाए अगर H+ की, तो इसके प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाते हैं, ठीक है ना। वह यह क्रिया मैट्रिक्स में हो रही थी, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। यह क्रिया जलीय माध्यम में पूर्ण होती है। जलीय माध्यम में क्या होती है? पूर्ण होती है। इसमें एक ग्राही जो होता है, एक रिसेप्टर जो होता है, दूसरे ग्राही दूसरे ग्राही पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहलाता है। ओके, अब अगर बात की जाए इसके फैक्टर्स की, बात की जाए इसके क्या करें, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के फैक्टर्स या इसके जो बीच में हमने लिखा है एक के बाद एक ग्राही, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो ETS के कारक, फैक्टर्स ऑफ ETS। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर होता है पायरिडीन संबंध डिहाइड्रोजिनेज, पायरिडीन संबंध डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित एंजाइम जिसमें डिहाइड्रोजिनेज, एज शब्द जिसमें भी आ जाता है, एज शब्द जिसमें भी आता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में उपस्थित एंजाइम जिसमें NAD+ को एंजाइम के रूप में पाया जाता है जिससे 2H+ आयन को NAD क्या करते हैं, ग्रहण करता है। NAD क्या करता है, इसको ग्रहण करने का कार्य करता है। अगर इसके लिए रिएक्शन दी जाए तो इस प्रकार से रिएक्शन दे सकते हैं अपन, NAD+ + 2H। H+ भी क्या है, हमेशा आयन के रूप में पाया जाता है, तो इससे क्या बन जाएगा, NADH+ + H+, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा हमेशा। या इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, किसके, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, NAD+ + 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में NADH+ H+। ओके, ये H+ आयन को ग्रहण करने वाला, तो इससे क्या होगे, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका, फर्स्ट हो गया पायरिडीन संबंध डिहाइड्रोजिनेज, पायरिडीन लिंक डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड नंबर पे आया आपका फ्लेविन संबंध डिहाइड्रोजिनेज, फ्लेविन संबंध डिहाइड्रोजिनेज। फ्लेविन संबंध डिहाइड्रोजिनेज, इसमें क्या होता है, FMN, जिसका पूरा नाम होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। या FAD, जिसका पूरा नाम होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में क्या पाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, लेता है, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी NAD से H+ आयन निकलते हैं, NADH+ 2H+ आयन जो निकले हैं, ठीक है ना, इनको कौन ग्रहण करना था, FMNS2, फ्लेविन लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज को क्या करता है, 2H+ को ग्रहण करता है, 2H+ को ग्रहण करता है। ओके, 2H+ को क्या कर रहा है, ये ग्रहण करने का कार्य करता है। साथ ही साथ क्या कर रहा था, सक्सिनिक एसिड जो बना, इसमें FAD मिलकर फ्यूमेरिक एसिड का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा है। साथ में FADH2 का निर्माण हुआ, FADH2 का निर्माण हुआ। थर्ड नंबर पे आता है कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन, ओके, यूबिक्विनोन। ये क्या होते हैं, लिपिड में
लिपिड या वसा में विलय कोएंजाइम होते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन व 2 प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। यूबिक्विनोन क्या हो गया, लिपिड और वसा में विलय कोएंजाइम होते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। 4th नंबर पे आता है साइटोक्रोम। ठीक है ना। साइटोक्रोम होता है एक हीमोग्लोबिन की तरह पोरफायरिक में बनने वाला यौगिक। तो ये क्या हो गया, एक साइटोक्रोम हिम होता है Fe+ युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है ना। जो कि Fe++ ये है रिड्यूस टाइप का। किस टाइप का, रिड्यूस टाइप का। वह Fe++ ये क्या है, ऑक्सीडाइज, ये अपचयित है, ये ऑक्सीकृत है। इसने इलेक्ट्रॉन को कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इनको क्या कर लेता है, परिवर्तित करता है। तो इससे बन जाएगा Fe++ से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण हुआ, इससे क्या बन जाएगा, Fe++ बन जाएगा। ओके। फेरिक इलेक्ट्रॉन, Fe इलेक्ट्रॉन रूप में। ओके। तो हो जाता है आपका ETS पूरा। तो इसके लिए अगर ETS के लिए अगर एक श्रृंखला का निर्माण किया जाए तो हमने देखा NADH से निकला H+ आयन, NADH से निकला H+ आयन। इस H+ आयन को सबसे पहले FMNH2 ने ग्रहण किया। ठीक है ना। इससे इसने बनाया FMN। इससे वापस से रेगुलर क्रिया चलती रहेगी, जिससे क्या हुआ, ये किस में गया, यूबिक्विनोन में गया। किस में गया, यूबिक्विनोन में गया। यहाँ भी क्या हुआ, ये था रिड्यूस्ड टाइप यूबिक्विनोन। ये निरंतर चलने वाली क्रिया है, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाए। FAN से FMN बना, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन से इसमें त्याग गया, फिर वापस से यूबिक्विनोन में गया, यूबिक्विनोन से वापस से यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज। ठीक है। फिर उसके बाद में गया ये क्रिया साइटोक्रोम B1 में, यहाँ से साइटोक्रोम B1 में। ठीक है। ये रिड्यूस टाइप के, ये ऑक्सीडाइज टाइप के। फिर साइटोक्रोम C में या C1 में कह सकते हैं अपन। फिर गई ये सब कुछ साइटोक्रोम C3 में। ओके। साइटोक्रोम C3 से इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम A में। साइटोक्रोम A से ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन या 2H+ आयन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आयन, इनको ग्रहण कर लेगा कौन, हाफ O2, जिससे क्या बन जाएगा लास्ट में अंतिम उत्पाद के रूप में एक जल का अणु। इससे अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, एक जल का अणु बन जाएगा। इसे दोबारा देखा जाए, अगर इसे दोबारा देखा जाए तो इस प्रकार से इसे कुछ बना सकते हैं हम लोग। यहाँ से NADH+ के रूप में H+ आयन निकला। ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा, NAD। ठीक है। यहाँ से हमने निकाला
NH2। इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीडाइज होकर FMN में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऊपर रिडक्शन चल रहा है, मतलब अपचयन की क्रिया चल रही है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया चल रही है, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण। ओके, इस प्रकार से ये एक यू चल रहा है, एक रिएक्शन यू चल रही है, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, यूबी क्विनोन ने। इलेक्ट्रॉन के वापस कहाँ आ गए, यूबी क्विनोन में आ गए। इससे यूबी क्विनोन में निरंतर चल रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या चल रहा है, निरंतर प्रोसेस चल रहा है। उससे कहाँ गया, साइटोक्रोम बी में आ गए, साइटोक्रोम बी से ऑक्सीडाइज होकर या रिड्यूस होकर कहाँ आ गए, साइटोक्रोम बी से वापस कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज होकर साइटोक्रोम बी में। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन का चले गए साइटोक्रोम कहाँ चले गए, साइटोक्रोम सी में। फिर साइटोक्रोम सी में रिड्यूस होकर आ गए। उससे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं कहाँ पे, साइटोक्रोम A1 में। साइटोक्रोम A1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होकर आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर आ गया। फिर साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज। अभी जो साइटोक्रोम A3 ने जो इलेक्ट्रॉन लिया और 2H+ आयन इधर से 2H+ आयन क्या हुआ, निकल के आए, साथ में आए 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को किसने ग्रहण कर लिया, हाफ O2 ने। तो इनके द्वारा बन जाएगा एक जल का अणु। तो इस प्रकार से आयन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से गमन कर रहे हैं। तो ये कार्य कहलाते हैं कारक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ETS, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने क्या देखा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। हमने देखा है कि ये क्या है, एक पूरा का पूरा रिडक्शन का प्रोसेस है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और अपचयन की क्रिया भी हो रही है, जिनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन की क्रिया भी हो रही है, ठीक है ना। अपचयन की प्रक्रिया है, ऊर्जा की क्या होती है, मुक्ति होती है। इसमें H+ आयन के रूप में हमको NAD मिल सकता है, और FADH+ के रूप में, अणुओं के रूप में ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। अब इन H+ आयन को ग्रहण करने से क्या हो जाएगा, इनका सारा का सारा फॉस्फोरिलीकरण, मतलब ऊर्जा की मुक्ति हो रही है, इसीलिए इसको बोल दिया ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, ठीक है ना। दूसरा था इसमें ETS क्यों कहते हैं। ETS कहने का रीज़न ये था, H+ प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में पाए जाते हैं, जिससे एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं। वह एक क्रिया जलीय माध्यम में, ये सारे का सारा कहाँ हो रही थी, हमने देखा था क्रेब्स साइकिल के लिए हमने देखा है। सबसे पहले कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में बोल सकते हैं, या मैट्रिक्स वाले रीजन में बोल सकते हैं, इसलिए बोला है इसको जलीय माध्यम में क्रिया होती है, ठीक है ना। एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ETS कहलाता है। अब इसके लिए कुछ हमने फैक्टर्स बना दिए। तो पहला फैक्टर था पायरिडिन लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। ये क्या है, एक एंजाइम है, जो NAD+ को और कोएंजाइम के रूप में क्या है, पाया जाता है, ठीक है ना। जिससे 2H+ आयन या H+ आयन NAD क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। NAD ने 2H+ आयन को ग्रहण कर लिया, NADH बन गया प्लस H+ आयन बन गया। फिर इसके बाद में आया सेकंड नंबर पे फैक्टर फ्लेविन लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। इसका काम था फ्लेविन FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड व FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को प्रोस्थेटिक समूह के रूप में मिलना और H+ आयन को ग्रहण करना, ओके। H+ आयन को ग्रहण करना, NADH+2H के रूप में मिलकर ये NADH
H+ का कर लेगा, निर्माण कर लेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। सक्सिनिक एसिड के साथ FAD जब मिला तो FAD H2 का निर्माण कर लेगा। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, या 2H+ आयन की क्या हुई, मुक्ति। और ये 2H+ आयन किसके साथ जुड़ गया, FAD के साथ, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ आकर जुड़ गया। फिर आया बीच में मध्य फैक्टर के रूप में आया यूबिक्विनोन। किसके रूप में, मध्य फैक्टर के मध्यवर्ती के रूप में है यूबिक्विनोन। ये क्या होता है, कोई भी लिपिड में विलय, वसा में विलय कोई भी कोएंजाइम होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को एक कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है। फिर आती है बात साइटोक्रोम की। ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से हिम से Fe+ आयन के रूप में पाए जाते हैं, हिमयुक्त प्रोटीन होते हैं। हिमयुक्त क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि किस रूप में थे, हिम का मतलब होता है Fe, पोरफायरिन, हिम का मतलब होता है Fe, आयरन आयन। Fe+ का क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब अपचयन होता है, साथ ही साथ का ऑक्सीकरण भी होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। फिर बात की जाए इसके लिए पूरक कारक की बात की जाए, तो कारक के रूप में ये था कि NADH+H+, इस H+ का निर्माण कहाँ से हुआ, NADH+ के टूटने, NADH2 के टूटने से बना। इस H+ को किसने ग्रहण कर लिया, FMnH2 ने ग्रहण कर लिया, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये बन गया FMn में परिवर्तित हो गया। ये FMn इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में चेंज हो जाएगा, FMnH2 में। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आया किस में, यूबिक्विनोन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का सारा प्रोडक्शन, ये रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, अपचयन की क्रिया चल रही है इस दिशा में, ऑक्सीकरण की क्रिया चल रही है इस दिशा में, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन निकल के आया साइटोक्रोम बी में। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन जब हुआ तो उस किस में चेंज हुआ, साइटोक्रोम बी से, फिर उसका ऑक्सीकरण हो गया, साइटोक्रोम बी में गए, बी से किस में आए, सी में आए, ठीक है ना। फिर A1 में आए, फिर A3 में आए। A3 में जब आए थे तो ये लास्ट उत्पाद होता है किसका, मध्यवर्ती क्रिया के रूप में। मध्यवर्ती क्रिया के रूप में साइटोक्रोम A3 क्या होता है, लास्ट अंतिम उत्पाद के रूप में पाया जाता है। अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ से जो 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब ये 2H+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर लेता है, हाफ O2, और हाफ O2 मिलकर क्या बना देता है, एक मॉलिक्यूल किसका, जल का बना देता है। एक मॉलिक्यूल किसका बना देता है, जल का बना देता है। यही प्रोसेस आपका कहलाता है ETS, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र। ये क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके। अब अगर आगे बात की जाए, अब अगर आगे बात की जाए, और आगे अगर बात करें हम शोषणीय गुणांक की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट की बात करते हैं। रेस्पिरेशन कोशेंट, QUOTIENT कोशेंट की अगर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं श्वसन की क्रिया में, क्योंकि श्वसनीय गुणांक का कि मान हमको निकालना है, तो श्वसन की क्रिया ये है कि श्वसन की क्रिया में मुक्त हुई CO2 की मात्रा व ली हुई या उपयोग में ली गई O2 की मात्रा का मान क्या कहलाता है, श्वसनीय गुणांक कहलाता है। दोबारा देख लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं हम। श्वसन की क्रिया हमसे ये कहती है,
हम क्या लेते हैं, O2 गैस लेते हैं, साथ में हमको चाहिए, अच्छा श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया के लिए हम लेते हैं यूज में मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया तब चलती है जब ग्लूकोज का क्या हो, अपघटन हो, C6H12O6, C6H12O6, और साथ में क्या बनती है, क्या ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। इस क्रिया को बैलेंस कर लेंगे, साथ में क्या बनती है आपके पास, CO2 बनती है और जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 6, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हो गई है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 और 2 8, अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ 6 तो हो जाएंगे 12, लेकिन अब यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे हो गए 1 ही है, तो यहाँ लगा देता हूँ 6 और ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब मैंने ये कहा श्वसन की क्रिया में मुक्त CO2 की मात्रा पे O2 की उपयोग में ली गई O2 की मात्रा का मान, तो श्वसनीय गुणांक या RQ, इसी को बोला जाता है RQ, ठीक है ना। RQ का मान अगर निकाला जाए तो इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मुक्त हुई CO2 की मात्रा अपॉन उपयोग में ली गई O2 की मात्रा। अब RQ का मान क्या हो जाएगा, मुक्त हुई CO2 कितनी है यहाँ पे, 6 CO2 और 6 ही क्या है O2 की मात्रा है, ठीक है ना। तो इससे RQ का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसके लिए आएगा ये, ग्लूकोज के अणु के लिए, ग्लूकोज के अणु के लिए RQ का मान आ जाएगा 1। दोबारा देख लेते हैं एक बार, दोबारा देख लेते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से RQ का मान, ठीक है ना। ये अपघटन से, ग्लूकोज के एक अणु के अपघटन से RQ का मान, ये श्वसनीय गुणांक का मान। श्वसनीय गुणांक हमने देखा कितनी हमने CO2 की मात्रा ली और कितनी हमने CO2 की मात्रा छोड़ी और कितनी हमने O2 की मात्रा ली, इन दोनों का अनुपात या इन दोनों का मान ही, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, श्वसनीय गुणांक कहलाता है। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, श्वसनीय गुणांक, ये रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाता है। हमने देखा कि जो ये श्वसन की क्रिया चलती है, श्वसन की क्रिया हमेशा चलती है कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हमने क्या लिया है आज तक, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही लिया, C6H12O6, ओके। इसके साथ में हमने लिया अगर इसका अपघटन होगा तो इसका अपघटन हमेशा होता है O2 की प्रेजेंस में, इसका अपघटन होता है हमेशा O2 की प्रेजेंस में, जिससे क्या बनती है, CO2 निकलती है। इससे क्या होता है, CO2 निकलती है, साथ में H2 का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। अभी जो ग्लूकोज है, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस कर ली जाए तो यहाँ RQ के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, मुक्त हुई CO2 की मात्रा बटे में उपयोग में ली गई O2 की मात्रा। तो RQ के लिए हमने यहाँ देखा CO2 की मुक्त हुई CO2 कितनी थी, 6 अणु किसके मुक्त हुए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 CO2, और कितने अणु लिए गए थे, O2 के 6 अणु लिए गए थे। तो इससे हमने मान निकाल दिया, 6/6 काट के एक मान निकाल दिया, और ये किसके लिए निकाला था, ग्लूकोज के लिए निकाला था। ये किसके लिए निकाला हमने, ग्लूकोज के लिए निकाला था, ठीक है ना। अगर बात की जाती है, एक मिनट, अगर बात की जाती है किसके लिए, वसा के लिए, अगर बात की जाती है फैट के लिए, फॉर फैट या लिपिड मॉलिक्यूल, फैट या लिपिड मॉलिक्यूल के लिए जब भी बात की जाती है, ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला देते हैं हम, 2C51H98O6 प्लस 145 CO2, ठीक है ना, 145 O2, सॉरी, है ना, 145 O2, क्योंकि O2 लेते हैं यहाँ पे, हो गया फैटी एसिड का फॉर्मूला, हो गया ये किसका हो गया, फैट का फॉर्मूला, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। इससे किसका निर्माण होता है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, साथ में 98
वाटर मॉलिक्यूल। अगर अब यहाँ पे आर क्यू का मान निकाला जाए 102 CO2 अपॉन तो यहाँ कितना O2 की मात्रा कितनी ली गई थी 145 O2 ले लिया हमने। दोबारा देख लेते रिएक्शन 2C51H98O6। ये क्या है, फैट मॉलिक्यूल है, एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है। इसको ब्रेक करने के लिए, इसको अपचेत करने के लिए हमने लगाए 145 O2 के अणु लगाए साथ में, जिससे क्या हुआ, अपचयन जब भी हुआ तो कुछ मात्रा में क्या हुआ, एनर्जी की जब भी मुक्ति मिली तो 98 मॉलिक्यूल किसके बन के आ गए हमारे पास, H2O के बन के आ गए। साथ में CO2 के 102 अणु बन के आ गए। तो RQ का अगर मान निकाल जाए तो CO2 अपन O2 करते हैं अपन। CO2 के मॉलिक्यूल थे 102, O2 के मॉलिक्यूल थे 145। 102 को अगर 145 से अगर काटेंगे हम तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0.7 क्या आता है इसका, RQ वैल्यू आती है। किसके लिए आती है, फैट के लिए या लिपिड के लिए। ओके, तो अगर ये कहें हम एक से कम RQ का मान वसा के लिए आता है तथा कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान कितना पाया जाता है, 1 पाया जाता है। ये हो जाता है आपका श्वसन गुणांक। आज हमने देखा था ETS, आज हमने देखा एक तो ETS प्लस में RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट आपसे यही कह रहा था कि मुक्त हुई CO2 की मात्रा व ली गई O2 की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, श्वसनीय गुणांक या रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाता है। थैंक यू।